चलिए मैं इसे मिटाऊं बच्चे, ओके। अब यहां सभी लोग ध्यान से देखिए, देखिए किस तरीके से बच्चे आंसर निकाला जाता है, हमें उसी की कला सीखनी है, रटना कुछ नहीं है। अब देखो बच्चे ध्यान से यहां पर केयर करना, मैं एकदम बोर्ड के साफ साथ लिखते जा रहा हूं ताकि आप पूरी चीजों को क्लियर पाएं। जैसे मान लीजिए बच्चे ये क्या है, भूमध्य रेखा, क्लियर है, ओके। अब यहां ध्यान से देखना कि अगर भूमध्य रेखा से मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, देखो बेटे उसी तरह भूमध्य रेखा से कहां जा रहा हूं, नीचे की ओर। तो हमने क्या देखा बच्चे कि जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो क्या है बच्चे, सिकुड़ रही है। यहां ध्यान से देखना कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो रहा है बच्चे, सिकुड़ती जाती है, सिकुड़ती जाती है, क्लियर है। तो हमने देखा बच्चे, अब यहां पर ध्यान से देखिए कि भूमध्य रेखा से, ओके, यहां देखो बच्चे मैं यहां पर फिर उसी को पॉइंट को बना दे रहा हूं, यहां सभी लोग केयर कीजिएगा कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ, क्लियर है बच्चे। अब देखो की तरफ अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो रही है, सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, क्लियर है। तो बच्चे जरा केयर करो कि जैसे मान लो ये एक सर्कल है, क्लियर है बच्चे, ये सर्कल सिकुड़ रही है। तो बेटा जरा सोचो कि अगर ये सर्कल सिकुड़ती जाएगी तो अंत में क्या बन जाएगी, क्या बोलेंगे, बिंदु। तो हमने देखा बच्चे, अब देखो इसको 3D इमेज कर देता हूं, ऐसे ही तो ये सर्किल होती, ये देखो बेटा इस तरह घुमा देता हूं, ये सर्कल होती। तो जैसे जैसे जीरो से ऊपर या नीचे जा रहे हैं सर्कल की लंबाई क्या हो रही है, सिकुड़ती जा रही है। तो बच्चे अगर सर्कल की लंबाई मान लीजिए सिकुड़ती जाएगी, यहां देखिए सभी बच्चे, तो सिकुड़ते सिकुड़ते यहां किसका रूप ले लेगी, बिंदु का, सिकुड़ती जाती है। तो क्या मैं कहूं बच्चे कि तथा उत्तरी एवं दक्षिणी छोर पर किसका रूप ले लेती है बच्चे, बिंदु का रूप ले लेती है, किसका रूप ले लेती है बच्चे, बिंदु का रूप ले लेती है। और उसी को आप क्या बोलते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ सर्कल ना होकर किसका रूप ले लेती है बच्चे, तो याद रखेंगे कि बिंदु का रूप ले लेती है। तो जब बच्चे बिंदु का रूप ले लेती है तो अब आप केयर करो कि 181 अक्षांश रेखाएं बताया था मैंने बच्चे। तो जब 181 मैंने अक्षांश रेखाएं बताया था, यहां देखिए बच्चे नोट में मैं आपको कुछ सिखाता हूं, रटना कुछ नहीं है बेटा, बस सीखो। मैंने 181 कहा था, लेकिन मैंने देखा कि उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर किसका रूप ले रहा है, बिंदु का। इसका मतलब है कि दो अक्षांश किसके हैं बच्चे, बिंदु के रूप हैं। तो जब मैंने सर्कल से दो बिंदु घटाया तो कितना निकला, 179। तो बहुत लोग बच्चे अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 भी कह देते हैं। अब आप उनको लॉजिकली समझा सकते हैं बच्चे कि 179 इस शर्त पर है कि वो दो बिंदुएं नहीं होती तब, वरना टोटल कितना है बच्चे, 181 है। जब हम बिंदु हटा देते हैं तब क्या बोलते हैं, 179। यहां तक समझ में आए। तो बच्चे अब हमने देखा कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ जो बच्चे पॉइंट किसका रूप लिया, बिंदु का। तो बच्चे अब आपसे मेरा एक प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जो बच्चे स्थिर है या अपरिवर्तनशील है। ये मेरा आपसे एक सवाल है बच्चे कि पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जो स्थिर है और अपरिवर्तनशील है, जो कभी नहीं बदलती। तो एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी में अपनी गति है और पृथ्वी क्या है बच्चे, घूमती रहती है। तो जब कोई बॉडी घूमेगी तो क्या उस पर कोई भी चीज अपनी जगह फिक्स हो पाएगी, नहीं फिक्स हो पाएगी। लेकिन बच्चे अगर मान लीजिए मैं इस पेन के पॉइंट को अपने सिर पर एकदम बीचों बीच रख लूं और अगर घूमना शुरू करूं, तो बच्चे आप केयर करेंगे कि मेरी बॉडी तो घूम रही है पर ये पॉइंट थोड़ी घूम रही है, तो अपनी जगह पे है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जब मैंने पृथ्वी पर लाया बच्चे, तो कहा कि पृथ्वी कितना भी घूमे पर पॉइंट थोड़ी घूमेगी, वो अपनी जगह पर है। तो याद रखिए
अब अगर आपसे पूछे कि बताओ पृथ्वी पर कौन सी जगह स्थिर और अपरिवर्तनशील है, तो क्या बोलोगे आप बच्चे? 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो लैटिट्यूड है वही क्या है? फिक्स है बच्चे। और इसी गुण के कारण इसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे? पोल कहते हैं। इसीलिए 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल कही जाती है। अब पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना बच्चे कि 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो अक्षांश है वो बिंदु का रूप ले लेती है, और ये दो बिंदु ही पृथ्वी पर फिक्स हैं, कभी नहीं बदलते। इसी गुण के कारण बच्चे इन दोनों बिंदुओं को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तभी मैं कहता हूं 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, यानी 90 डिग्री बच्चे उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अब पता चला बच्चे कि ध्रुव कैसे आता है। याद रखिएगा, हमारे कहने से रटने से कुछ नहीं होता। अब अगर कभी आपसे कमीशन पूछे कि ध्रुव का मतलब क्या है, तो आप सिंपल बोलना बच्चे कि पृथ्वी पर वह बिंदु जो फिक्स है, कभी नहीं बदलती, उसे ही ध्रुव कहते हैं। और 90 डिग्री अक्षांश उसका मान है, इसलिए 90 डिग्री को अक्षांश को ही बच्चे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए बच्चे बोर्ड पर देखिए, सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मैं मिटाऊं इसे बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और तमाम प्रश्नों पे आते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको समानांतर वाले प्रश्न पे रोका है, तो बच्चे पहले जरा समानांतर वाले प्रश्न को डील करते हैं कि वो प्रश्न क्या था। क्लियर है बच्चे? चलिए पहले मैं इसे मिटाऊं। ओके बेटा, आप स्क्रीन पॉज करके सारे पॉइंट ले सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है ना? बेटा चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। क्लियर है? आपके लिए 100% मेहनत हो रही है बच्चे। ऐसा जरा भी नहीं सोचना है कि गुरुजी जो मेहनत में कोई कमी करेंगे। इस जीएस प्लेटफॉर्म पर द बेस्ट जीएस और बेस्ट क्लास नोट्स का मेरा वादा है बच्चे आपसे। क्लियर है? चलिए अब यहां पर सभी बच्चे ध्यान से देखिए, जरा इसी से मैं कॉन्सेप्ट निकाल देता हूं। बेटा आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर मैंने कुछ अक्षांश रेखाएं खींची हैं। क्लियर बच्चे, मेरा आपको सिर्फ एक बात पूछना है कि क्या ये अक्षांश रेखाएं या सर्कल एक दूसरे से मिल रही हैं? नहीं। क्या एक दूसरे से काट रही हैं? नहीं। क्या टच कर रही हैं? नहीं। तो याद रखना सभी बच्चे कि अक्षांश रेखाएं या वृत्त, बेटा मैंने आपको सिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप सब कुछ समझ पा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाएं या वृत्त एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, अतः इन्हें ही समानांतर कहते हैं। बच्चे यही सवाल था, आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताओ समानांतर किसे कहते हैं, तो आप कहना अक्षांश रेखाओं को समानांतर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अक्षांश रेखाएं बच्चे आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक दूसरे से नहीं मिलती, न एक दूसरे को टच करती है और न एक दूसरे को काटती हैं। इसलिए अक्षांश रेखाओं का ही एक और क्या नाम है बच्चे? तो हम क्या कहेंगे? समानांतर नाम है। क्लियर है? अच्छा अब बच्चे जरा ध्यान से देखना कि क्या दो समानांतर के बीच की दूरी बराबर होती है। एक सवाल है बच्चे कि क्या दो समानांतर रेखाओं के बीच या दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी बराबर होती है? तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, 0 और 1 के बीच कितने का अंतर है? 1 और 2 के बीच 1, 2 और 3 के बीच 1, 3 और 4 के बीच 1। तो हमने क्या देखा बच्चे कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है बच्चे? बराबर है। क्लियर है? तो सभी लोग याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है बच्चे? समान होती है। भूलिएगा नहीं बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यही आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखना है कि एक तो हमने क्या देखा कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, उसके बाद इनकी दूरी क्या होती है बच्चे? समान होती है। तो इसी खूबी के कारण अक्षांश रेखाओं का एक और नाम है बच्चे, और वो क्या नाम है? वो नाम है समदूरस्थ। तो अब एक बात याद रखिएगा
कि जिस तरीके से अक्षांश रेखाओं को समानांतर कहते हैं बेटा, उसी तरह अक्षांश रेखाओं का एक और नाम है और वो नाम क्या है? समदूरस्थ है। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है और इस खूबी के कारण बच्चे हम अक्षांश रेखाओं को ही क्या कहते हैं? समदूरस्थ कहते हैं। यहां तक समझ में आए? तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है चलो बीच की दूरी कितनी होती है, ये भी तो पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि चलो बताओ बीच की दूरी कितनी होती है, तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे बच्चे बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितना बेटा? 111 किलोमीटर। इसका मतलब है 1 डिग्री लैटीट्यूड बराबर 111 किलोमीटर। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना हो गया? 111 किलोमीटर, क्योंकि बच्चे बीच का अंतर ही तो 1 डिग्री है। तो अगर आपसे दूरी पूछा जाए तो भी 111 किलोमीटर, या 1 डिग्री लैटीट्यूड की वैल्यू, अक्षांश की वैल्यू पूछी जाए तो भी क्या कहेंगे बच्चे आप? 111 किलोमीटर। क्लियर है? अच्छा, तो बच्चे चलिए हमने यहां तो सीख लिया कि इनके बीच की दूरी बराबर होती है और समदूरस्थ कहते हैं 111 किलोमीटर। क्या वो आपसे ये नहीं पूछेंगे बच्चे कि अक्षांश रेखाओं के बीच का यह जो जगह है, इस स्थान को क्या कहते हैं? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो मध्य का स्थान है, यानी अक्षांश रेखाओं का जो मध्य का स्थान है बच्चे, इसे ही कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कटिबंध। और आप क्या बोलते हैं इस इंग्लिश में? जोन। तो बच्चे हम पढ़ते हैं ना उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो बच्चे मैंने क्या कहा था कि अक्षांश रेखाएं जलवायु बताती है। तो आप जो कटिबंध पढ़ते हैं बच्चे, कटि का मतलब है रेखा और बंध का मतलब है जो रेखा से बंध हो। तो याद रखेंगे कि 2 अक्षांश देख रहे हैं बच्चा, कटि की तरह दिख रहे हैं, तो 2 कटि रेखा से बंध है, इसलिए क्या है ये? कटिबंध। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाओं के मध्य के स्थान को ही क्या कहते हैं हम बच्चे? कटिबंध कहते हैं। एकदम समझ में आ गई बच्चे? नाउ तो बेटा एक चीज याद रखिए, अब ध्यान से अगर हम ये देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं का विस्तार किस दिशा में है, ये भी तो पूछा जाएगा। तो बच्चे याद रखिएगा कि अगर आपसे अक्षांश रेखाओं का विस्तार पूछा जाए तो देख रहे हैं पूरब से पश्चिम की ओर हो रहा है। तो याद रखिएगा कि यहां सभी बच्चे केयर करना है कि जो अक्षांश रेखाओं का विस्तार है, क्लियर है बच्चे? अक्षांश रेखाओं का विस्तार, तो हम क्या कहेंगे बच्चे कि अक्षांश रेखाओं का जो विस्तार है आप कहेंगे पूरब से पश्चिम की ओर। देख सकते हैं बच्चे? तो हमने देखा कि अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, तो अक्षांश रेखाओं का विस्तार किधर से किधर हो गया बच्चे? तो आप क्या कहेंगे? पूरब से पश्चिम की ओर है। क्या बच्चे मैं इनको क्षैतिज रेखा कहूं? क्या बच्चे? क्षैतिज रेखा। याद रखिएगा कि लेटी हुई रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं बच्चे? क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाओं को क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बच्चे कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं सभी की सभी क्या हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस तरह से जाकर बच्चे हमने अक्षांश रेखा के एक एक कॉन्सेप्ट को सीखा। चाहे वो कितने भी टफ लेवल का क्वेश्चन हो, आप इजीली उसको एक्सेस कर लेंगे। अब आईएएस का एग्जाम हो बच्चे या क्लर्क का एग्जाम हो, कोई परेशानी नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों हमारा अगला चैप्टर है देशांतर। सभी लोग केयर कीजिएगा, हमारा अगला चैप्टर क्या है? देशांतर। तो बच्चे अभी आपने अक्षांश को पढ़ा, अच्छे से समझा, पूरी चीज क्लियर हो गई। तो बच्चे अब जरा सोचिए कि देशांतर क्या है। तो बच्चे पहले आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का निर्धारण हम किससे करते हैं बच्चे? तो क्या बोलेंगे हम कि हम किससे करते हैं? तो देशांतर से। क्लियर है? यानी पृथ्वी पे किसी भी स्थान का निर्धारण हम अक्षांश और देशांतर से करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? देशांतर। तो बच्चे सबसे पहले क्या आपको अक्षांश की डेफिनेशन याद है या भूल गए? बच्चे देखो एक ऐसा ट्रिक सिखाता हूं, अभी क्लास पे याद हो जाएगा, कुछ नहीं रटना। मैंने अक्षांश में क्या कहा था कि अक्षांश क्या है बच्चे? कोणीय दूरी। कहां से? केंद्र से। किसकी? किसी जगह की। जगह कहां है बच्चे? उत्तर हो या दक्षिण, यही कहा था।
कोणीय दूरी, केंद्र, जगह, उत्तर, दक्षिण। तो बच्चे ये 3 शब्द रहने दो, कोणीय दूरी, केंद्र और जगह, ये तीनों रहने दीजिए आप। और दिशा को बस बदल दो बच्चे, उत्तर दक्षिण की जगह क्या बोलो, पूरब या पश्चिम, और तुरंत क्या बन गया, देशांतर। तो बच्चे देशांतर क्या है, कोणीय दूरी केंद्र से किसी जगह की, और जगह कहां है, पूरब या पश्चिम, उसे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। क्लियर है। तो चलिए बच्चे हम देशांतर की तुरंत परिभाषा लिखते हैं, और बहुत इजी है समझना बच्चे, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना के अक्षांश था। क्लियर है। तो बच्चे याद रखिएगा कि देशांतर की परिभाषा क्या है बच्चे, तो याद रखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की, क्लियर है बच्चे, तो पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की, यदि वह स्थान पूरब में हो या पश्चिम में। क्लियर है बच्चे। तो पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की, यदि वह स्थान पूरब में हो या पश्चिम में, की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं बच्चे, देशांतर कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतर क्या है बच्चे, तो उसी तरीके से याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की, वही ट्रिक सिखाया था बच्चे मैंने आपको, कि पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की, यदि वह स्थान पूरब में हो या पश्चिम में, की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। क्लियर है बच्चे। कहां से, पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की, और क्या बच्चे, स्थान कहां पर हो, पूरब में हो या पश्चिम में, उसी कोणीय दूरी को, इसका मतलब है बच्चे कि कोणीय दूरी ही क्या है, देशांतर है। क्लियर है। तो बच्चे उसी ट्रिक को याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की, क्लियर है बच्चे, यदि वह स्थान कहां हो बच्चे, पूरब हो या पश्चिम हो, आप उसी को क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। क्लियर है। यानी हमने इसको 5 शब्द में याद कहा बच्चे। देशांतर क्या है, कोणीय दूरी केंद्र से किसी जगह की, और जगह कहां पर है, पूरब में हो या पश्चिम में, हम उसी को क्या कह देंगे बच्चे, देशांतर कहते हैं। क्लियर है। तो बच्चे अब मुझे बताओ कि देशांतर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कोणीय दूरी ही तो है। तो बच्चे अगर कोणीय दूरी है यानी कोण है, तो इसे किस में मापा जाएगा, तो बच्चे याद रखिएगा कि इसे डिग्री में मापते हैं। यानी बच्चे हम इसे किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। यानी पूरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चे वो किसका है, अक्षांश वाले का है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि देशांतर को भी हम किस में मापते हैं, तो क्या बोलिएगा बच्चे कि इसे डिग्री या अंश में मापा जाता है। क्लियर है बच्चे। यहां देखिए इसे डिग्री या अंश में मापा जाता है। क्लियर है। तो बच्चे जो मैंने पढ़ाया क्यों ना अब उसकी भी ग्राफिंग की जाए और एक एक बात समझा जाए। ठीक, यहां देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया गोल पृथ्वी। क्लियर है। तो बच्चे मैंने केंद्र सिखाया था वो कहां है, जमीन के नीचे बीचों बीच। देखिए बच्चे एक 3D इंपोज करा देता हूं ताकि आप चीजों को सीख पाए। याद रखिएगा बच्चे हमारा बोर्ड 2D है पर जो काम होगा वो 3D होगा, बिना प्रोजेक्टर के हम चीजों को समझेंगे। तो बच्चे ये क्या है, केंद्र जो कहां है, जमीन के नीचे बीचों बीच। क्लियर है। अच्छा अब बच्चे जरा सोचिए कि स्थान कहां पर है। तो बच्चे याद रखिए इस दिशा को ईस्ट कहते हैं और इस दिशा को वेस्ट कहते हैं। तो स्थान पूरब में हो या पश्चिम में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। तो जो बात पूरब में वही बात पश्चिम में। क्लियर है। तो क्या है, कोणीय दूरी। तो बच्चे मैं पहले केंद्र पे गया और केंद्र से ऊपर आया पृथ्वी के स्थान पर। मैंने आपको सिखाया था ना बच्चे कि जब भी केंद्र बोलूं तो दिमाग कहां जाएगा, जमीन के नीचे बीचों बीच, और जगह बोलूं तो जमीन के ऊपर। तो बच्चे फिर से मैं बता दूं कि देशांतर क्या है, कोणीय दूरी है कहां से, केंद्र से, किसकी, किसी भी स्थान की। और स्थान क्या है बच्चे, या तो पूरब में हो या तो पश्चिम में। यानी जो बात मैं पूरब के लिए बोलूंगा वही बात किसके लिए बोलूंगा बच्चे, मैं पश्चिम के लिए बोलूंगा।
पूरी बात समझ में आ गई? ठीक, तो बच्चे जैसे मैंने कोणीय दूरी केंद्र से खींचा तो क्या गणित की तरह एक इमेजिनरी बेस बनेगा? बनेगा बच्चे। तो यहां जो एंगल बनेगा वही तो इसका देशांतर होगा बच्चे। क्लियर है? तो क्या मैं इस एंगल को बेटा फिर से देखिए, क्या 90 डिग्री कह सकता हूं इस एंगल को? यहां देखिए बच्चे, क्या 90 डिग्री कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि 90 कहता तो जगह को ऐसा होना चाहिए, पर जगह ऐसा तो है नहीं। ठीक है, क्या बच्चे मैं इसको भी 45 डिग्री कह दूं लगभग? तो डेफिनेटली कह सकते हैं बच्चे, कोई इंची टेप लेके तो नहीं बैठे हैं। तो मान लीजिए कि यहां पर कोणीय दूरी क्या है? 45 डिग्री। तो क्या मैं कहूं बच्चे कि उस स्थान का जो देशांतर है वो कितना है? 45 डिग्री है। क्लियर है? तो बच्चे मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि आप पृथ्वी पर कहीं भी खड़े हो जाएं, वो सभी क्या है बच्चे? एक जगह है। तो मुझे बताना क्या क्या इस जगह का भी देशांतर है? 40, 30, 20, इधर कर लें तो 10। अच्छा मान लीजिए बच्चे वो जगह यहां रहती, तब क्या कहते हैं? तब जाहिर है हम क्या कह देते? जीरो। क्योंकि कहते हैं ना बच्चे कि जब लंब आधार में मिल जाए तो एंगल क्या होगा? जीरो। क्योंकि बच्चे हमें ऐसे देखना है, पूरब या पश्चिम, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स का डी देख रहे हैं बच्चे, यही है ना 90 डिग्री। तो मान लीजिए आधा डी इस तरफ है, और अगर इस तरफ से भी दिखाऊं बच्चे तो आधा डी इस तरफ है। तो हमें इस तरफ आधा डी देखना है, आधा डी इस तरफ देखना है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। चलिए, तो बच्चे इस जगह का देशांतर क्या निकला? 0 डिग्री। अब बच्चे मुझे यह बताना, क्या पृथ्वी पर ये सब भी जगह है? क्लियर है? यहां देखो बच्चे, ये सब भी जगह है। तो अगर मैं आपको इसका पूछूं एंगल तो क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको पिछली भी क्लास में समझाया था कि पृथ्वी का केंद्र क्या है? अपनी जगह फिक्स है। तो आप कहीं पर भी एंगल लेकर जाएं, मान तो वही निकलेगा। तो जब केंद्र फिक्स है तो हम कहीं भी चले जाएं, एंगल क्या निकलेगा बच्चे? 0 डिग्री ही तो निकलेगा। तो इस जगह का एंगल 0 डिग्री, इस जगह का 0 डिग्री, इस जगह का, इस जगह का, आप किसी भी जगह का एंगल देखेंगे बच्चे तो सब क्या निकलेगा? 0 डिग्री। क्लियर है? अब मुझे सभी लोग ये बताना बच्चे कि मैं बोर्ड पर क्या कर रहा हूं। यहां सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं बोर्ड पर क्या कर रहा हूं बच्चे। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक जैसे देशांतर को मिला रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चे? मैंने एक जैसे देशांतर बिंदुओं को मिला दिया। क्लियर है ना? यहां सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या किया कि समान देशांतरों को मिलाया। क्लियर है बच्चे? ये देखिए, मैंने बोर्ड पर अभी क्या किया कि समान देशांतरों को मिलाया। क्या बच्चे? को मिलाया। और मिलाकर क्या खींचा बच्चे? तो मैंने एक रेखा खींचा। क्लियर है? तो समान देशांतरों को मिलाकर क्या? तो समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाई बच्चे? देशांतर रेखा। पूरी बात समझ में आ गई? अब बोर्ड पर ध्यान से देखिए, साफ समझ में आया कि समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चे? देशांतर रेखा। तो अगर कोई आपसे पूछे देशांतर क्या है तो आप बोलेंगे कोणीय दूरी है। क्लियर है? लेकिन अगर देशांतर रेखा पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि एक जैसे देशांतर को, समान देशांतर को मिला दिया जाए, क्या बन जाएगा? देशांतर रेखा। तो बताइए बच्चे, रेखा बोलते हुए मैं जमीन के नीचे हूं या जमीन के ऊपर? इसका मतलब है सतह के ऊपर। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा कि देशांतर रेखा कहां खींची जाएगी बच्चे? सतह पर खींची जाएगी। यहां तक समझ में आया? ओके। तो चलिए बच्चे, अब यहां पर सभी लोग ध्यान से देखिए। क्या बच्चे मैं इसको नॉर्थ पोल कह सकता हूं? सीख चुके हैं। और ये क्या है बच्चे? साउथ पोल। ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है बच्चे? साउथ पोल है। क्लियर है? अच्छा बेटा एक बात बताइए, क्या और भी देशांतर रेखाएं बनेंगी? क्लियर है? एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं इधर से भी तो देशांतर रेखाएं बनेंगी और इस तरफ से भी देशांतर रेखाएं बनेंगी। तो चलिए मैं इस तरफ से भी देशांतर रेखाएं बना देता हूं। यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा। ये देखिए, मैंने इस तरफ से भी देशांतर रेखाएं बना दिया। उसी तरह बच्चे मैंने जो है इस तरफ से भी देशांतर रेखाएं बना दिया। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब बच्चे जो मैं बोल रहा हूं सभी लोग ध्यान से बोर्ड को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए बच्चे। क्या मैं कहूं कि इधर से जो भी देशांतर रेखा जा रही है वो पोल पर जा रही है?
इधर देखिए पोल पे जा रही है। अच्छा इस तरफ से भी देखिए बच्चे कि जो भी देशांतर रेखा जा रही है किधर जा रही है, पोल पे जा रही है। तो क्या ये कहा जाए कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। क्लियर है बच्चे? तो सभी लोग याद रखेंगे बच्चे यहां पर कि सभी देशांतर रेखाएं, देखिए बच्चे अपने आप क्लियर हो गई कि सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को क्लियर है बच्चे? सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। क्लियर है? तो बच्चे आप इस बात को नहीं भूलेंगे कि मैंने जितने भी देशांतर रेखाएं बताई हैं, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखिए कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सभी क्या कर रही हैं बच्चे, तो सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। देख रहे हैं बच्चे, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। क्लियर है? अब बच्चे एक ऑब्जर्वेशन कराता हूं, सभी लोग बच्चे ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लीजिए बेटा कि ये जो मेरा हाथ है ये क्या है, देशांतर रेखा है। क्लियर है? तो बच्चे ये देखिए यहां पर नॉर्थ पोल बन गया और यहां पर साउथ पोल बन गया। क्लियर है? तो चलिए ये मैं लेकर आपके सामने आया, तो देखिए बच्चे ये देशांतर रेखा है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही है। अच्छा बच्चे अगर मान लीजिए यही चीज मैं इस तरफ से दिखाता तो भी तो मिला रही है, और अगर पीछे से दिखाता तो भी मिला रही है, और आगे की तरफ से दिखाता तो भी मिला रही है। यानी मैं किसी भी तरफ से दिखाऊं तो ये देख रहे हैं हम कि सभी देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। तो बच्चे इसे देखकर आप वृत्त सोचते हैं या अर्धवृत्त? तो क्या दिख रहा है बच्चे, ये अर्धवृत्त। तो क्या ये कहा जाए कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सभी क्या है बच्चे, अर्धवृत्त है। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। तो देखिए बच्चे इस आधे को देख रहे हैं, सभी अर्धवृत्त दिख रहा है, या आधे को इस तरफ भी देखिएगा बच्चे तो सभी क्या दिख रहा है, अर्धवृत्त। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि सभी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं बच्चे, तो हम कहेंगे कि सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सभी क्या है, अर्धवृत्त है। तो पहले आपने ये सीखा कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, और फिर मैंने क्या दिखाया कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं बच्चे सभी की सभी क्या है, अर्धवृत्त हैं। इसलिए अर्धवृत्त हैं क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या करती हैं बच्चे, मिलाती हैं। अच्छा बच्चे फिर तुलना कीजिए कि क्या मैं इसको समानांतर रेखा कह सकता हूं। बच्चे ध्यान से देखिए कि क्या देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखा कहा जा सकता है, तो नहीं, क्योंकि बच्चे जब सभी पोल पर आकर मिल रही हैं, देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर अगर आकर मिल रही है, इसका मतलब ये देश समानांतर कैसे हो गई, क्योंकि समानांतर रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलती। तो याद रखेंगे बच्चे कि जो ये सब एक दूसरे से मिलती हैं, तो हमें इस बात को याद रखना है कि कोई भी जो देशांतर रेखाएं बच्चे वो समानांतर नहीं होती। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो समानांतर नहीं होती। क्या बच्चे? नहीं होती। अगर पूछा जाएगा क्यों नहीं होती तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे बच्चे क्योंकि सभी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, यानी ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं आकर मिल जाती हैं। तो जब सभी देशांतर रेखाएं आकर मिल गई बच्चे तो फिर ये समानांतर कैसे हो गई? तो याद रखिएगा कि ये समानांतर नहीं होती। क्लियर है? चलिए बच्चे इसी चीज को मैं अक्षांश से ही तुलना कर रहा हूं। तो हमने देखा बच्चे कि सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं। फिर हम ये देख रहे हैं कि ये सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं और देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। तो बच्चे फिर प्रश्न है कि क्या इनके बीच की दूरी बराबर है? जरा ध्यान से देखिएगा तो बच्चे नहीं, क्योंकि जब समानांतर ही नहीं तो फिर बीच की दूरी बराबर कैसे हुई? तो याद रखिएगा बच्चे कि इनके जो बीच की दूरी है, क्या बच्चे? बीच की दूरी। क्लियर है? तो हमने देखा कि बीच की दूरी समान नहीं है। आ गया बात समझ में? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि इनके बीच की जो दूरी है
वो क्या है बच्चे, समान नहीं है। तो हमने इस चीज को भी देखा कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं हमारे पास बच्चे, उनके बीच की दूरी भी क्या है, समान नहीं है। इसलिए समान नहीं है बच्चे क्योंकि ये समानांतर नहीं है, एक दूसरे से मिल जाती है। इसीलिए बच्चे याद रखिएगा कि अतः समदूरस्थ नहीं होती। अतः बच्चे ये समदूरस्थ नहीं होती। समदूरस्थ का मतलब क्या बच्चे, समान दूरी वाली। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये जो है ये समदूरस्थ नहीं होती है क्योंकि इनके बीच की दूरी समान नहीं है। तो बच्चे हमारे दिमाग में फिर एक सवाल ये आता है कि अगर इनके बीच की दूरी समान नहीं है, समदूरस्थ नहीं है, तो कहीं तो इनकी दूरी ज्यादा होगी और कहीं तो दूरी कम होगी। तो चलिए बच्चे पता करते हैं कि दो देशांतर के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहां होगी और बीच की दूरी सबसे कम भी कहां होगी। क्लियर है? पहले मैं इसे मिटा दूं बच्चे, आप सीख चुके हैं। ओके बेटा, वीडियो पॉज करके भी सारे पॉइंट्स को बखूबी लिख सकते हैं, बहुत इजी है, हम तुरंत सारी बातों को सीख लेंगे और समझ भी लेंगे। क्लियर है बच्चे? ओके ना, अब यहां पर सभी बच्चे केयर कीजिएगा। मैंने क्या किया कि ये बीचों बीच मैंने बच्चे पृथ्वी पर फिर एक रेखा खींची, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, और इसका क्या नाम रखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है और मैंने आपको इसका क्या नाम अभी बताया था बच्चे, मैंने इसका नाम आपको बताया था भूमध्य रेखा, या इसे ही क्या कहा था बच्चे, विषुवत रेखा। क्लियर है? चलिए तो बच्चा बता करते हैं कि दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कहां होगी। क्लियर है बच्चे कि दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कहां होगी। उसी तरह बच्चे दो देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी कहां होगी। क्लियर है? तो चलिए बच्चे पता करते हैं। तो सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए। बच्चे अगर आपसे यही पूछा जाए कि बताओ दो देशांतरों के बीच की सबसे ज्यादा दूरी कहां है, तो क्या बोलेंगे? तो बच्चे जरा बीच में देखिए, देख रहे हैं भूमध्य रेखा पर दूरी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे बीच की दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर है? तो बच्चे बताइए सबसे अधिक दूरी कहां हो गई, तो आप क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा पर। क्लियर है बच्चे? भूमध्य रेखा पर। और कितना बच्चे, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, और न्यूनतम दूरी कहां होगी बच्चे, तो हम न्यूनतम दूरी क्या कहेंगे, ध्रुव पर। और कितना बच्चे, 0 किलोमीटर। क्यों 0 किलोमीटर कहेंगे, क्योंकि रेखाएं आपस में आकर मिल जाती हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा है, तो देव देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पे क्या हो गई, मैक्सिमम। अब भूमध्य रेखा से बच्चे आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो देख रहे हैं बीच की दूरी क्या होती जा रही है बच्चे, कम होती जा रही है। और कम होते होते जब लाइन ध्रुवों पर आकर मिल गई तो दूरी क्या हो गई, न्यूनतम मतलब 0 किलोमीटर हो गई। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, और यह दूरी कितनी है बच्चे, 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाएंगे बीच की दूरी क्या हो रही है बच्चे, कम होती जा रही है, और जाकर ध्रुवों पर क्या हो जाती है, 0 किलोमीटर। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा बच्चे कि इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती। लेकिन बच्चे एक प्रश्न यहां पर यह भी है कि देशांतरों के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं। क्लियर है बच्चे? देशांतरों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है, इस बात को बच्चे समझना है कि ये जो देशांतर रेखाओं के बीच का जो स्थान है, जैसे मान लीजिए बच्चे ये इसके बीच का स्थान है, तो क्वेश्चन है कि देशांतरों के बीच के जगह को, स्थान को क्या कहते हैं। तो बच्चे मैंने अक्षांश में बताया था कि दो अक्षांशों के बीच के जगह को कटिबंध कहते हैं या जोन कहते हैं। तो अगर यही प्रश्न आया कि देशांतरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं बच्चे, तो आप क्या कहेंगे, गोरे। क्या कहते हैं बच्चे, गोरे। तो सभी लोग याद रखिएगा कि दो देशांतरों के मध्य के स्थान को ही क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए बच्चे हमने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से इनके बीच के जगह में अंतर आ रही है, कितनी दूरी है, तथा इनके बीच के जगह को क्या कहते हैं। यहां तक पूरी बात आपको समझ में आ गई बच्चे? ओके ना,
अब बेटा क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अब सभी बच्चे क्या कीजिए, इस बीच वाली रेखा को ध्यान से देखिए। क्लियर है बच्चे, मैं बोर्ड के साइड हो गया हूं, आप बीच वाली रेखा को ध्यान से देखिए। क्या मैं कहूं कि ये जो रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है? देख रहे हैं बच्चे? डेफिनेटली आधा इधर और आधा इधर। तो निश्चित बच्चे ये जो बीच वाली रेखा है ये पृथ्वी को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। अब मैं चाहूंगा बच्चे कि आप दूसरी रेखाओं को भी देखिए, जैसे इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। क्या ये रेखाएं भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही हैं बच्चे? ध्यान से देखिए। क्लियर है? चलिए इस चीज को सीखते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले मैं ये चीजें मिटा दूं बच्चे, आप ये सारी चीजें सीख चुके हैं। ओके, अब बच्चे यहां से मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट दूंगा, बस उसे दिमाग में रखना है बेटा। जहां आप उसे दिमाग में रखेंगे, अब उसके बाद आपको कोई भी प्रश्न जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप अपने आप चीजों को सीख लेंगे। क्लियर है ना? चलिए बच्चे पहले मैं इसे मिटा दूं। ओके, अब सभी लोग जरा ध्यान से देखिए बच्चे कि मैंने आपसे पूछा कि क्या दूसरी देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही हैं। तो बच्चे चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक 3D ऑब्जर्वेशन कराता हूं। बोर्ड पे ध्यान से देखिए बच्चे, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन करवाऊंगा बच्चे, और वो जो ऑब्जर्वेशन होगा वो ऑब्जर्वेशन कैसा होगा बच्चे? तो उस ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे एक 3D ऑब्जर्वेशन। क्या कहेंगे बच्चे? एक 3D ऑब्जर्वेशन कहेंगे। क्लियर है? तो बच्चे मान लीजिए कि जैसे ये पृथ्वी आपके पास है, तो बच्चे अगर मान लीजिए इस पृथ्वी को मैं ऐसे झुकाता तो आपको क्या नजर आता? आपको ये नजर आता बच्चे, यानी यहां पर क्या बन गया? नॉर्थ पोल। क्लियर है? तो बच्चे कल्पना कीजिए कि मैं पृथ्वी को आपकी ओर झुकाता हूं, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या नजर आया बच्चे? नॉर्थ पोल। यहां देखिए नॉर्थ पोल नजर आया। ओके, और अगर उठाता तो क्या नजर आता बच्चे? साउथ पोल। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये बीच वाली रेखा बच्चे देखिए, इस बीच वाली रेखा को मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं। इसलिए डार्क कर रहा हूं बेटा क्योंकि ये क्या कर रही थी? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही थी। अब मैंने क्या किया कि इसी बीच वाली डार्क लाइन को यहां पर आपके सामने भी रख दिया। क्लियर है बच्चे? अच्छा, और ये बीच में क्या है? नॉर्थ पोल, या हम नीचे से उठाते तो साउथ पोल। क्लियर है? अब बच्चे मैं क्या कर रहा हूं कि दूसरी भी देशांतर रेखाएं बना दे रहा हूं। यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा, ये बना दिया मैंने दूसरी भी देशांतर रेखाएं। ओके, अब क्या कर रहा हूं बच्चे मैं कि अब आधी पृथ्वी बना रहा हूं ये इक्वेटर खींचकर। यहां देखिए बच्चे, अब मैंने क्या किया कि इक्वेटर भी खींच दिया। क्लियर है बच्चे? आप यहां केयर कीजिएगा कि एक गोल सा आपका ऑब्जर्वेशन हो जाए। क्लियर है बच्चे? ये देखिए। ओके, अब मैंने क्या किया कि ये इक्वेटर भी आपके सामने बना दिया। क्लियर है ना? अब इस पे लिख भी दिया 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब बच्चे जो मैं आपसे बोलूं सिर्फ मुझे हाँ या ना में बोलिएगा, दोनों नक्शे को देखकर। बच्चे ये जो मैंने आपको 3D डायग्राम बनाया है, इसमें देखिए इस बीच वाली लाइन को, क्या इस गोले को जो पृथ्वी है बराबर भागों में बांट रही है? बांट रही है। इस लाइन को देखिए तो बच्चे बांट रही है, इस लाइन को देखिए बांट रही है, इस लाइन को देखिए बांट रही है। इसका मतलब क्या है कि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। क्लियर हुआ बच्चे? अब याद रखेंगे सभी बच्चे कि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सभी क्या कर रही हैं बच्चे? तो सभी देशांतर रेखाएं जो हमारी पृथ्वी है उसे दो बराबर भागों में बांट रही हैं। क्लियर हुआ बच्चे? तो इस बात को भूलिएगा नहीं कि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। एकदम क्लियर है? इसका मतलब है ये या ये कोई भी रेखा हो, आप सीधे कहेंगे बच्चे कि सभी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि बच्चे गोल बॉडी का किनारा नहीं होता। देख रहे हैं बच्चे? गोल बॉडी का किनारा नहीं होता, और उस गोल बॉडी पर आप कोई भी रेखा खींचकर उसे जब अपने सामने लाएंगे बच्चे, तो लगेगा कि वो उस गोल बॉडी को दो बराबर भागों में बांट रही है। यहां तक समझ में आया? तो भूलिएगा नहीं बच्चे कि सभी देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। स्पष्ट है? अच्छा, तो बच्चे मुझे पहले ये बताइए
कि कौन सा अक्षांश रेखा ये काम कर रहा था, मतलब जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा था। तो बच्चे भूमध्य रेखा, और उसकी वैल्यू क्या थी 0 डिग्री। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं पूछूं कि कौन सा देशांतर रेखा ये काम कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, सारे कर रहे हैं। तो बच्चे क्या मैं किसी को 0 डिग्री देशांतर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता बच्चे, क्योंकि जब सभी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो फिर 0 डिग्री कोई कैसे होगा, सब तो 0 ही हो गए। तो याद रखिएगा बच्चे कि अभी तक अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, भूगोल के मुताबिक 0 डिग्री देशांतर नहीं होता, और बाद में कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी याद रखिएगा बच्चे कि भूगोल के मुताबिक कोई 0 डिग्री देशांतर नहीं होता। इसलिए नहीं होता बच्चे क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। यहां तक समझ में आए बच्चे? ठीक है, चलिए बच्चे अब ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने देखा कि ये जो बीच वाली लाइन है वो इस भूमध्य रेखा को, किसको बच्चे, इक्वेटर को, यही था ना बच्चे भूमध्य रेखा या इक्वेटर। सभी लोग यहां केयर कीजिएगा कि ये जो बच्चे बीच वाली लाइन है, ठीक है, इक्वेटर को कितने डिग्री पे काट रही है, ध्यान से देखिए बच्चे, 90 डिग्री पर। इधर से देखिए 90 डिग्री पर, नीचे से देखिए 90 डिग्री पर, इस तरह से देखिए बच्चे 90 डिग्री पर। तो मैंने देखा कि ये जो बीच वाली लाइन है वो भूमध्य रेखा को समकोण पे काटती है, ऊपर हो या नीचे हो। लेकिन इसे 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 और इसे देखिए, क्या ये भी ये काम करती है? जरा बच्चे इस बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इस नजर इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए। देखिए यही चीज था मैंने यहां शो किया। अच्छा इधर देखो तो बच्चे, इधर देखो तो, इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, इस तरफ देखो। बच्चे सब तो 90 है। तो याद रखिएगा कि जब सभी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है तो सभी रेखा तो सीधी गिरती है, और अगर सभी रेखा सीधी गिरेगी बच्चे तो फिर कितने पर काटेगी, 90 डिग्री पर। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सभी भूमध्य रेखा को कितने पर काटती हैं, 90 डिग्री पर। लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये पूरा नहीं हुआ। बस आपको ये याद रखना है कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सभी भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को कितने पर काटती हैं बच्चे, 90 पर। अच्छा बेटा एक काम करता हूं, मैं और भी अक्षांश रेखाएं बना रहा हूं। ये देखिए मैंने और भी अक्षांश रेखाएं बना दिया, यहां देखिए। ओके, इसी चीज को मैं यहां भी शो करता हूं। ठीक है, नाउ अब बच्चे जो मैं बोलूं सिर्फ आप मुझे हाँ या ना में बताना। क्लियर है? क्या मैं कहूं, ध्यान से सुनना बच्चे, कि जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो सभी अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती हैं। देखो बच्चे ध्यान से, कट रहा है 90 90 90, यहां भी देखो बच्चे 90 90 90। तो याद रखिएगा बच्चे कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सभी अक्षांश रेखाओं को कितने पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। देख रहे हैं बच्चे इस पूरे ग्राफ से नजर आ रहा है? तो अब कभी नहीं भूलिएगा बच्चे कि सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं सभी अक्षांश रेखाओं को, सभी अक्षांश रेखाओं को कितने पर काटती हैं बच्चे, समकोण पर काटती है। इस बात को याद रखिएगा। तो देख सकते हैं बच्चे कैसे हमने इन दोनों ग्राफ से सीख लिया कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं जब सभी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं बच्चे, इसका मतलब है सभी नीचे गिरेंगी, सीधी गिरेंगी, और सीधी गिरेंगी तो याद रखिएगा कि जितने भी अक्षांश रेखाएं आएंगी सभी किस पर कटेंगी, 90 डिग्री पर। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जितनी भी आपको बच्चे ये जो रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं, वो क्या कर रही हैं बच्चे कि सभी अक्षांश रेखाओं को, यानी जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं बच्चे उन सब को कितने पर काट रही हैं, समकोण पर काटती हैं, 90 पे काटती हैं। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? ओके बच्चे मैं इस चीज को मिटा दूं ना। अब यहां बच्चे फिर सभी लोग ध्यान दीजिए, ये तो आपने सीख लिया। अच्छा बेटा अब जरा ध्यान दीजिए कि रेखाओं का विस्तार किधर से किधर है, तो हमने देखा उत्तर से दक्षिण। तो याद रखिएगा कि रेखाओं का अगर विस्तार पूछेगा तो फिर आप क्या बोलिएगा बच्चे, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हमने देखा
कि देशांतर रेखाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है और हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चे? लंबवत रेखाएं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर से नीचे तक आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं कहते हैं। और मैंने आपको पहले ही सिखाया है बच्चे कि जितनी भी रेखाएं हैं सब की सब क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। तो पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो इस तरीके से हमने पूरे देशांतर को अच्छे से क्या किया बच्चे? कंप्लीट किया। तो प्लीज बच्चे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।